नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज हम जो देखने जा रहे हैं, जैसे कि आपका लाइव टेस्ट पिछले 2 से 3 दिनों से चल रहा है और इससे पूर्व भी हमने 1 सप्ताह तक लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारियों को जांचने का प्रयास किया था, अपनी तैयारियों को विधिवत करने का प्रयास किया था। लाइव टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि जो प्रश्न हैं, जैसे आप टेस्ट देते हैं नॉर्मली, जैसे आप टेस्ट देते हैं पैनल पर, उसी प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलता है कि आपका जिनसे कंपटीशन है, आपके छात्र, आपके साथ जो आपके भाई बहन परीक्षा देने जा रहे हैं, उनकी तैयारी कैसी है और आपकी कैसी है, तो इसकी भी आप तुलना कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर माध्यम है टेस्ट का और इसमें चीज़ों को आप सभी को सकारात्मक पक्ष में लेके चलना चाहिए। जो भी प्रश्न यहाँ पे दिए जाएं, जो भी प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर दिखें, सबसे पहले प्रयास होना चाहिए कि उन प्रश्नों का सही जवाब दे सकें, क्योंकि 10 से 15 सेकंड का समय मैं देता हूँ। तो इन समयों में यदि हम बात करें तो प्रश्न का जवाब देना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्य प्रश्न जिनकी हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि हमें आता हो, हम उनको पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से 10 सेकंड भी आपके लिए बहुत होता है। लेकिन जब आप उस टॉपिक को, संबंधित टॉपिक को नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको समस्या होती है। तो 10 से 15 सेकंड का समय आज भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मेरे द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी कमेंट बॉक्स में यह भी शेयर किया करें कि जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं, उनमें से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, यह भी ज़रूरी है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लास्ट में यह भी शेयर करना है। और आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो सवाल उठा रहे थे लाइव सेशन को लेकर कि सर लाइव सेशन क्यों बंद किया गया। भैया बार बार मैं कहता हूं आपसे कि लाइव सेशन में हमारा कुछ अतिरिक्त समय जो है ना वो जाता है और परीक्षा में बहुत कम दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लाइव सेशन के स्थान पे यदि हम रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं और उसको भी अपने अनुसार स्पीड बढ़ा कर देखते हैं, जैसे आपकी क्षमता है, जैसे आपकी कैचिंग पावर है, तो उससे हमारे समय की बचत होती है। यदि किसी का बहुत अच्छे से तैयारी है, उसको 1 घंटे की वीडियो देखने में अधिकतम आप कह सकते हो, यदि आप 2 गुनी स्पीड पे कर दोगे तो 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो जो चीज़ पहले 1.5 घंटे में होता है, यदि लाइव सेशन होता, आपसे इंटरेक्शन होता, तो समय उसमें लंबा जाता, तो 1.5 घंटे का सेशन होता। उसी सेशन को यदि हम 1 घंटे में समाप्त कर रहे हैं और आप यदि चाहो तो उस सेशन को आसानी से 30 मिनट में देख सकते हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और इसीलिए इसको जो है रिकॉर्डेड रखा गया है, प्रीमियर लगाया गया है, जिससे आप इसको देख सकें। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और लगभग 70 से 80 प्रश्न हैं। प्रयास यही रहेगा कि जितने प्रश्न लेकर आज हम चल रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर हम 100% जो है उसको हम अचीव कर सके। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बाकी वन लाइनर आपको दे रहा हूं, प्लीज वन लाइनर को देखिएगा, क्योंकि वन लाइनर में अभी आप देखते होंगे कि पहले आपको टॉपिक देखने को मिलता है, फिर उससे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स की जब आप बात करते हो, करंट अफेयर्स के लिए मैंने अलग से आपको बता दिया है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं परेशान होने की ज़रूरत है? क्योंकि 2 मैगजीन मैं करा रहा हूं, साथ ही साथ आपका सेशन रात्रि 11 बजे चलता है। यदि उतना आप करते हो तो कहीं से भी करंट अफेयर्स में आपको निराशा नहीं होगी। लेकिन हाँ, पहले वाला एक बिहार राज्य, इस बार भी बिहार राज्य का एक दिया है, इससे पहले जब आपकी परीक्षा थी उस दौरान भी बिहार राज्य का एक करंट अफेयर्स का सेशन दिया गया था, उसको अनिवार्य रूप से आपको देखना है। तो चलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया। अनवरत योजना की यदि हम बात करें तो अनवरत जो योजना है विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन को लेकर चलाई गई थी। रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन को लेकर ये योजना चलाई गई थी। बहुत पहले की योजना है। जनता सरकार को इस योजना को चलाने का श्रेय जाता है। और आपको बता दें वर्ष 1978 से वर्ष 1980 के बीच इस योजना को जनता सरकार द्वारा लाया गया था और इसको पूरे भारत में लागू किया गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, इस योजना का सुझाव किसने दिया था, आपको बताना है। डोमर ने दिया था, पीसी महालनोबिस ने दिया था, DR गाडगिल ने दिया था या गुन्नार मिल ने दिया था। बताएं इनमें से कौन सा सही होगा, आपको बताना है। इसमें देखो ये मिल नहीं है, ये मिर्डल है, इनका नाम थोड़ा सा गलत लिखा है, ये है गुन्नार मिर्डल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। बताएं गुन्नार मिर्डल हो गए
डोमर हो गए, पीसी महालनोबिस हो गए, डीआर गाडगिल हो गए। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए बताएं। मैंने बोला प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपको जवाब देना है और टाइम अब आपका होता है समाप्त। और आपको बता दें ये जो योजना थी इसका प्रतिपादन यदि हम बात करें, इस सिद्धांत को दिया था गुन्नार मिर्डल ने। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? गुन्नार मिर्डल। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया होगा, हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है। इसको बताइए, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बड़ा महत्वपूर्ण, आप देखते होंगे आपके गांव में, आपके घर के आसपास प्राथमिक विद्यालय होंगे तो सर्व शिक्षा अभियान आप अवश्य जो है देखने को पाते होंगे कि कई जगह दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है, कई बार इसको स्केच बनाकर दर्शाया जाता है। तो आप बताएं, चलो बताएं। आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान की जब हम बात करते हैं, विशेष रूप से इसकी शुरुआत शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए था। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था प्राथमिक विद्यालयों का, उनमें सुधार करने के लिए था। पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था, समुचित व्यवस्था, शौचालय की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही साथ शैक्षणिक जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी आपको बताना है। 4 पंचवर्षीय योजनाओं के नाम दिए हुए हैं, लास्ट में यहां पे आप कर लीजिएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 6वीं पंचवर्षीय योजना बताएं, 6वीं पंचवर्षीय योजना सही है, 10वीं पंचवर्षीय योजना सही है, या 9वीं पंचवर्षीय योजना सही है, या 8वीं पंचवर्षीय योजना सही है? इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलो बताएं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 से 2003 में। और वर्ष 2002 से 2003 की जब बात करते हैं तो यहां पे जब पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र करते हो आप, तो याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका सही उत्तर हो गया सी विकल्प, 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है कि कितने वंदे भारत ट्रेन का विकास अगले 3 वर्षों में किया जाएगा, और इसकी बात बजट में की गई है। तो बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलो, कितनी रेलगाड़ियों का जिक्र बजट में, केंद्रीय बजट में किया गया है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय बजट में बोला गया था 400 रेलगाड़ियों का जिक्र किया गया था कि 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ साथ यह भी बताया गया था कि जो हमारे रेलवे ट्रैक हैं उनमें से 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच, जो हमारी स्वदेशी तकनीक है, उसके अंतर्गत लाया जाएगा। तो दोनों याद रखना है कि कवच के अंतर्गत कितना लाए जाने का लक्ष्य है, 2000 किलोमीटर, और कितनी रेलगाड़ियां चलाए जाने का बात है, 400। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है? फास्ट जवाब दीजिए, कॉमन सा प्रश्न है, हर बार देखने को मिलता है आपको। बताएं, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है आपको बताना है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है आपको बताना है, जवाब दीजिए। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? फास्ट बताइए। देखो, हिंदू वृद्धि दर की जब बात करते हो तो हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आय से है। किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है, और यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए आप ई विकल्प को टिक करोगे। और हिंदू वृद्धि दर के अनुसार जो आर्थिक समृद्धि दर मानी गई है वो मानी गई है 3.5% आर्थिक समृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर के अंतर्गत माना गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित हो गई? ना ये प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है,
ना साक्षरता से, ना जनसंख्या से और ना बेरोजगारी से, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न अच्छे हैं तो प्रयास यही रहना चाहिए सबका कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब सही दें। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बताएं। इनमें से कौन सा है जो द्वितीय क्षेत्र के नहीं आता है? आपको कम से कम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में आपको पता होगा। बताएं इनमें से कौन सा है जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? फास्ट जवाब। फास्ट जवाब, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। क्या बोला जा रहा है? कौन सा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, विनिर्माण की आप बात कर लो, निर्माण की आप बात कर लो, प्रसंस्करण की बात कर लो, ये तीनों जो हैं ये आते हैं किस क्षेत्र के अंतर्गत? ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। यदि आपसे बोल दिया जाए कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो खनन हो गया, खनन के साथ साथ कृषि हो गया, कृषि के साथ साथ पशुपालन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जवाब होगा बी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? बताएं, बताइए क्या बोला जा रहा है? वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से किसी भी आय पर कितने प्रतिशत कर लिया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। बोलिए, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, आप सब बोल रहे थे ना इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, तो भैया अर्थव्यवस्था के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको इनका सही जवाब देने का प्रयास करना है। बताएं क्या बोला जा रहा है? केंद्रीय, चलिए बताइएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? चलें, 4 तिथियां यहां पे दी हुई हैं, इनमें से आपको अपना सही जवाब लेना है। बताएं, आप जानते हैं इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना था, भारत को विनिर्माण हब बनाना इसका उद्देश्य था। और इस योजना की शुरुआत जो है ये वर्ष 2014 में की गई थी। यदि बात किया जाए कि कब की गई थी 2014 में, तो आपको याद रखना है सितंबर माह था और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। तो 25 सितंबर 2014 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? बताइए, फास्ट जवाब दीजिएगा। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? बताएं, फास्ट बताइए। ये आपका था 634 बिलियन डॉलर। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस समय कोविड काल के बाद ये चर्चा थी कि भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है, किस प्रकार से भारत जो है वो आर्थिक रूप से किस प्रकार की स्थिति में है कोविड के बाद, वैश्विक महामारी के बाद, वैश्विक लॉकडाउन के बाद। तो उस दौरान आरबीआई ने डेटा जारी किया था और आरबीआई ने बताया था कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 634 बिलियन डॉलर है। चलो इसको बताओ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? याद रखिएगा, वनावरण पूछा जा रहा है। कल भी मैंने करंट अफेयर्स में आपको डिटेल में बताया कि वनावरण वृक्षावरण दोनों, पहले शब्द पढ़ लेना है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है वनावरण की। तो आप बताएं बिहार में वनावरण की क्या स्थिति है? बताएं बिहार में वनावरण की क्या स्थिति है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये बहुत आसान सा है और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। इसके अनुसार बिहार में जो वनावरण की स्थिति है वो 7.84 है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको बताओ। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया? बोलिए, फास्ट जवाब। बोला जा रहा है थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया? बताएं, किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा? मुद्रास्फीति की मांग के लिए। अब सबसे पहली बात है कि मुद्रास्फीति होती क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है, ये हमें जानने की जरूरत है। देखो, मुद्रास्फीति की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक निश्चित समय सीमा में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी जो है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया? ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग किसके अंतर्गत आता है, आपको बताएं। बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए। आपके यहाँ एक मंत्री थे जिनको पद्म पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जब आप कह सकते हैं जीवित थे तो इसी मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे, और ये था उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। चले प्रश्न संख्या 12। किस संस्था का गठन समझौते के तहत नहीं हुआ है? इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका गठन समझौते के अंतर्गत नहीं हुआ है, आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा, समझौते के तहत किसका गठन नहीं हुआ है? फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। यहां पे चौथे विकल्प में यदि हम बात करें, चौथे विकल्प में ये ब्रिक्स लिखा है, याद रखिएगा ये ब्रिक्स लिखा है। डी विकल्प में ब्रिक्स संस्था की बात हुई है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, किसका गठन समझौते के तहत नहीं हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, आप जानते हो ब्रेटन वुड समझौता हुआ था, और ब्रेटन वुड समझौता के तहत दो संस्थाओं का जन्म हुआ था, दो संस्थाएं स्थापित की गई थी। और ब्रेटन वुड जो समझौता था उसके तहत कौन कौन सी संस्थाएं थी? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है विश्व बैंक, और दूसरा आपको देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की जो स्थापना थी वो ब्रेटन वुड समझौता के अंतर्गत हुई थी, B+D समझौते के अंतर्गत हुई थी। तो इसलिए ए और बी, तो यहाँ पे यदि बात करें तो किसके तहत नहीं हुआ है? ये ए और बी का तो जो जन्म है वो समझौते के तहत हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की बात करें और ब्रिक्स बैंक की बात करें, इन दोनों का जो गठन हुआ वो किसी समझौते के अंतर्गत नहीं हुआ। मतलब सी और डी विकल्प आपका सही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ई विकल्प दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए आप ई विकल्प को टिक करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? क्या बोला जा रहा है कि 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, और राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? फास्ट जवाब। 4 विकल्प हैं आपके पास, इन चारों में से आपको बताना है। चले, आप जानते होंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो स्थापना थी वो इसी समिति के संस्तुति पर हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जिसकी बात करते हो आप, उसी की यहां पे बात हो रही है, बताओ। चलो, इसका सही उत्तर है PC महालनोबिस, ठीक है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई आपको बताना है, बताएं। यूटीआई क्या है? यूटीआई की बात करें यदि, एक म्यूचुअल फंड है भारत का अग्रणी, और भारत सरकार आप कह सकते हो भारत यूनिटी ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1954 को हुई थी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें विकल्पों में, यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है 1964 में हुई थी। तो इसका बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। एक प्रकार का ये ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड के लिए एक ट्रस्ट है, ये आपको याद रखना है। इसको बताओ, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया? अब भैया ये प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है और निश्चित रूप से सभी को इसका जवाब पता होगा। बताएं कौन सा मॉडल था जिसको पूरे बिहार में लागू करने की बात की गई? बताओ। आप जानते हैं पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूर्व में मैंने आपको बताया है, बताइएगा। अब आप पूछोगे कहां पे बताया गया है? बिहार राज्य विशेष का एक समग्र वीडियो मैंने आपको दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है। बताइए बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार में यदि हम बात करें तो 88.7% जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देश में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर कितनी है, आपको बताना है। चलें बताएं, देश राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यदि भारत की साक्षरता की बात करते हो, संपूर्ण भारत के पुरुष प्लस स्त्रियों दोनों को जोड़कर यदि बात करते हो ओवरऑल, तो जो हमारी साक्षरता दर है वो है 80.9, 80.9%। लेकिन जब आप बात करते हो कि पुरुष साक्षरता कितनी है भारत में, तो आपका जवाब बदल जाएगा। बताओ। देखो सॉरी माफ करिएगा, देश की जो कुल साक्षरता दर है वो है आप कह सकते हो 73 पॉइंट समथिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 73% आपको पता होना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की साक्षरता की बात आप करते हो तो वहां पे आपका आ जाएगा 18.9%, और महिलाओं की साक्षरता की जब बात करते हो तो 64.6%। तो ये तीनों याद आना चाहिए। 64.6% ये क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर है। इसी के साथ साथ जब आप बात करते हो पुरुषों की साक्षरता दर की, तो पुरुषों की साक्षरता दर है 80.9, और ओवरऑल साक्षरता दर की जब आप बात करते हो, पूरे भारत की साक्षरता दर की बात करते हो, तो जो 2011 के आंकड़े हैं उनके अनुसार पूरे भारत की जो साक्षरता दर है वो है 73%। तो तीनों याद रखना है कि संपूर्ण भारत की साक्षरता दर 73%, पुरुषों की साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर 80.9%, महिलाओं की साक्षरता दर 64.6%। ये तीनों आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखो अक्सर क्या पूछा जाता है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे या अध्यक्ष थे। यहां पे बोला गया है कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये कई बार परीक्षा में ना 4 से 5 प्रश्न इस प्रकृति के होते हैं, और ये जो प्रश्न आते हैं ना, ये उन्हीं प्रश्नों के साथ साथ होते हैं जिनमें बार बार पूछा जाता है इनमें से कौन से शामिल हैं, कौन से रहे हैं। तो हमारी जो मेंटलिटी है वो बनी रहती है कि कौन से शामिल है, कौन से शामिल हैं, उनको खोजने की, और इस प्रकार के प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं, अक्सर होता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है कि क्या बोला जा रहा है, कौन से शामिल नहीं थे। बताएं कौन से शामिल नहीं थे, आपको बताना है। आप जानते हैं प्रारूप समिति का गठन अगस्त माह में किया गया था, वर्ष 1947 में 29 अगस्त को इसका गठन हुआ था,
और इसके अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कुल सदस्यों की यदि हम संख्या की बात करें तो कुल 7 सदस्य जो है इस समिति में हुआ करते थे। अब ये 7 सदस्य कौन कौन थे ये आपको बताना है, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताइए। देखो यहां पे यदि हम बात करें तो पहले सदस्य के.एम. मुंशी, दूसरे सदस्य बी.आर. मित्तर, तीसरे सदस्य डी.पी. खेतान, एच.सी. मुखर्जी जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो 3 सदस्यों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी सदस्यों में अंबेडकर हो गए, अंबेडकर के बाद सादुल्ला हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, इनका भी नाम आपने सुना होगा। और मोहम्मद सादुल्ला के बाद कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, और कृष्ण स्वामी अय्यर के बाद यदि हम बात करें तो गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी मित्तल, मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बाकी 3 नाम यहां पे दिए हुए हैं, डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्तल और के.एम. मुंशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? यहां पे तो जाने दीजिए, बहुत सारा क्या कह सकते हो कि इंग्लिश में रहा होगा जो दिया गया मटेरियल, और लिखा इन्होंने फॉन्ट गलत हो गया। तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि कौन जारी करता है। यदि हम बात कर लें तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में ऐसे ही बताएं कि कौन जारी करता है। विश्व भूखमरी सूचकांक जारी कौन करता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, सभी को बताना है। विश्व भूखमरी सूचकांक जारी कौन करता है, बताइएगा। प्रश्न अच्छा है, सभी बताएं, विकल्पों पे नहीं जाना है क्योंकि विकल्प गलत टाइप हुए हैं। विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? फास्ट जवाब, विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है आपको बताना है। याद रख लीजिएगा, विश्व भूखमरी सूचकांक जारी करने वाली संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड व बेल्ट हंगर हिल्फे। ठीक है, यदि आप याद रखेंगे कंसर्न वर्ल्ड वाइड तो आपका जवाब सही हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, बताएं। फास्ट जवाब। चलिए जवाब दीजिए, अच्छा प्रश्न है। कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? देखो, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, जीवन साथी चुनने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, यदि जबरन आपकी शादी कहीं और कराई जाए, विशेष रूप से बालकों के लिए है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, और इसके लिए आप जो है कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार 21 के अंतर्गत ही आता है। विदेश यात्रा का अधिकार ये भी 21 के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार यह भी 21 के अंतर्गत आता है, और महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार भी जो है ये 21 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 का लगातार विस्तार हो रहा है। लगातार जब केसेस मामले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो लगातार इसमें नए नए, आप कह सकते हो नए नए फैसले आते हैं, और वो सभी के सभी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही दिए जा रहे हैं। जैसे कि सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो जीवन साथी चुनने का अधिकार आपको पुस्तकों में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आपको महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का जो अधिकार है ये भी आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये भी इसी के अंग हैं। तो इसका ई विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया? देखो, मैंने आपको बोला था कि अनुच्छेद 1 से लेकर, बार बार बोला है, कई बार बोला है,
अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक रट जाइए, एक एक रटा होना चाहिए आपसे। जैसे मैं पूछ लूं 12 क्या है, 15 क्या है, 17 क्या है, तो आप तुरंत बता सको। ये 1 से 51 तक अनिवार्य रूप से रटे होने चाहिए आपको। बेयर एक्ट होगा, वहां से रट जाइए, ठीक है। चलो अभी इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया, इनमें से कौन सा है जो बाद में जोड़ा गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे आपको बता दें कि अनुच्छेद 40 की आप बात कर लो, अनुच्छेद 44 की बात कर लो, ये प्रारंभ से ही इसमें रहे हैं, ठीक है, मूल संविधान में ही थे, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब बात 39 की आती है ना, 39 में और विशेष रूप से 39 का की बात आती है, इसके बाद यहाँ पे जब बात करते हैं 48 का की बात आती है, तो ये बाद में जोड़े गए। 39 का में क्या चीजें हैं, यदि आप नोट करना चाहें तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये बाद में जोड़ा गया, ये आपको पता होना चाहिए, 39 का के अंतर्गत जोड़ा गया। दूसरा आप देखते होंगे तो 48 का भी जो है बाद में जोड़ा गया, और 48 का के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा ये भी बाद में जोड़ा गया। और इसके साथ साथ 43 का है, 43 का भी बाद में जोड़ा गया, और 43 का में विशेष रूप से उद्योगों से संबंधित था, जिसमें बताया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की सहभागिता, इसको भी बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया कौन सा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से मूल संविधान के भाग थे, कौन से अनुच्छेद मूल संविधान के अंग थे, वो आपको पता होना चाहिए। और यदि आप उसको रटे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तभी मैंने कहा कि 1 से लेकर 51 तक रट जाइए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था, बताओ। दिल्ली और पुडुचेरी को किसके अंतर्गत जो है निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही होगा। बताएं, 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इनमें से कौन सा सही होगा। देखो यहां पे जो सही विकल्प होगा नोट कर लीजिए, वो है 17वां, ठीक है, संविधान संशोधन 1992, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष पद को लिया गया है कहां से। बोला जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है उसको कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इस प्रकार का ये जो टॉपिक है ना, यहां से संदर्भित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में लगातार बनते हैं। तो कौन सा संविधान का कौन सा भाग आप कह सकते हो कि किस देश के संविधान से हमने क्या अंगीकार किया, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन का संविधान हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे देशों से हमने जो उनकी आप कह सकते हो अच्छाइयाँ थी, जो हमारे परिवेश में सूट करती थी, उनको हमने अंगीकार किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1919। याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 से इसको हमने अपने जो संविधान में समाहित किया है, इसको बताओ। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का फास्ट जवाब दीजिए। यहां पे यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, ये कह रहा है केवल 1, ये कह रहा है केवल 2, यहां पे टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, इतना समझ जाइएगा, केवल 3, केवल 4।
बताइए कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4? क्या बोला जा रहा है? लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए लोकसभा के विघटन का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला बोला जा रहा है लोकसभा में विचाराधीन सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं जो लोकसभा पारित किए जा चुके हैं परंतु राज्यसभा में विचाराधीन हैं। ऐसा विधेयक जिस पर राज्यसभा में विचार चल रहा हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, वह समाप्त हो जाता है। अब बात आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या प्रभाव पड़ता है? चले बताएं क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। और आप देखेंगे कि यहां पे लास्ट में एक चीज और जोड़ लीजिएगा, यहां लास्ट में है उपयुक्त में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। मतलब इनमें कौन सा असत्य है वही आपको बताना है। उपरोक्त में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में, इग्नोर करना। देखो जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसे समय में दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाता है। यहां पे लिखा है, आपको बता दें वह समाप्त नहीं होता है। ठीक है, वह समाप्त नहीं होता है। जब दोनों सदनों से पारित हो गया है और पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है वो रुका हुआ है, तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता है। मतलब इस प्रश्न का डी विकल्प सही होगा क्योंकि ये वाला कथन असत्य है। आगे बोला जा रहा है लोकसभा में विचाराधीन या सभी लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, एकदम सत्य है। ऐसे सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं जो लोकसभा पारित की जा चुकी है परंतु राज्यसभा में विचाराधीन है, एकदम सत्य है। ऐसा विधेयक जिस पर राज्यसभा में विचार चल रहा हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया है, वह भी विधेयक समाप्त हो जाता है, एकदम सत्य है। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, यही असत्य था, बाकी सभी सत्य हैं। तो याद रखना है क्या हमें कि जब भी लोकसभा विघटित होगी तो राष्ट्रपति के विचाराधीन तक यदि कोई विधेयक पहुंचा है तो वह तो जो उसकी वर्तमान स्थिति है उसमें बना रहेगा, बाकी के अन्य जो विधेयक हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि के बीच जो है दूसरी बैठक हो जानी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, बताएं। किन्हीं 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना गैप होना चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलें देखो यहां पे बात हो रही है बिहार पंचायती राज अधिनियम के बारे में, और आपको बता दें कि यह निर्धारित इसलिए किया गया था, यह बदलाव इसलिए किया गया था जिससे नियमित आधार पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएं और 2 बैठकों के बीच में कभी भी 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहां से होता है, बताएं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहां से होता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहां से होता है? सीधे जनता द्वारा, उस राज्य के लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं बात हो रही है राज्यसभा के सदस्यों का, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के
निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आपको बताना है। चलो बताएं, सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? त्वरित जवाब दीजिएगा। और अब आगे के दिनों में हम राज्य व्यवस्था पर फोकस करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, राज्य व्यवस्था पर फोकस करने जा रहे हैं। और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं जहां से संबंधित प्रश्न आपको आगे की चर्चाओं में देखने को मिलेंगे। अगली जो भी चर्चा होगी इसके बाद एक दिन बाद वो आप देखोगे कि राज्य व्यवस्था पर आधारित होगी। अभी 1-2 दिन ये सीरीज और चलेगी, इसके बाद बीच में 3-4 दिन हम राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे और राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हीं पर पूरा फोकस रहेगा कि उन्हीं को कवर किया जाए। इसको बताएं, भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? चले आपको बता दें, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। कितने? 27 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? अच्छा प्रश्न है, बताओ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, आपको बताना है। चलो बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति। चले त्वरित जवाब दीजिए। देखो सबसे पहले यह समझिएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात हो रही है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच की यदि हम बात करें तो लोक लेखा समिति, जो कि सबसे पुरानी संसदीय समिति है, इसके द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 और 7 के अनुपात में 15 जो है ये लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा से लिए जाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। जब भी संसदीय समितियों के बारे में आप पढ़ते हो तो किस संसदीय समिति में किस क्षेत्र से ज्यादा सदस्य लिए जाते हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था किन प्रदेशों में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, बताएं। किन प्रदेशों में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी? अच्छा प्रश्न है, बताइए। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी और जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में इसकी शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तिथि पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1959 की बात आती है और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, रट जाइएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहां से इसकी शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत राजस्थान से की थी। राजस्थान के यदि आपसे स्थान पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कहां से हुई थी तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला पड़ता है राजस्थान में और राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसको तो रट जाना है और राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहां पे इसकी शुरुआत हुई, कहां पे इस योजना को जो है क्रियान्वित किया गया, वो राजस्थान का नागौर जिला याद रखना है, वर्ष 1959। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जो 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। चले फास्ट जवाब दीजिए। फास्ट जवाब। देखो इसमें जो 26वां संविधान संशोधन है ये भाषा से नहीं है। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है और बाकी की जो भी संविधान संशोधन है वो भाषा से है।
जैसे 22वें संविधान संशोधन की यदि आप बात करते हो तो सिंधी भाषा से जुड़ता है। 71वें संविधान संशोधन की यदि आप बात करते हो तो कोकड़ी भाषा से जुड़ता है। मणिपुरी नेपाली इसी में आते हैं, तो कोकड़ी मणिपुरी नेपाली से संबंधित है। और इसके बाद जब 92वें संविधान संशोधन की बात करते हो तो मैथिली बोडो संथाली की बात इसमें आती है। तो मैथिली क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके क्षेत्र की भाषा है, आपके प्रदेश की भाषा है, तो मैथिली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैथिली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है 92 ये जो संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? साहित्य के नोबेल की बात हो रही है, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। साहित्य के नोबेल की बात हो रही है और इसको मैंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स में कराया था, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पे जितने लोगों का नाम दिया हुआ है ना, ये सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहां पे साहित्य के नोबेल की बात करें तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह का नाम याद रखना है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है साहित्य का नोबेल दिया गया था। आपका होमवर्क है, डेविड जूलियस को किस क्षेत्र में मिला, बेंजामिन लिस्ट को किस क्षेत्र में मिला और मारिया रेसा को किस में मिला, ये आपको बताना है। मारिया रेसा तो कम से कम आपको याद होंगी, तो इन तीनों को किस क्षेत्र में मिला है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। यहां पे 2 सूचियां दी हुई हैं और इनको सही मिलान करना है। चलिए बताएं। यहां पे 2 सूचियां दी हुई हैं, खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और इसको आपको मिलान करना है। तो चलिए बताइएगा कौन सा खिलाड़ी किसने कौन सा पदक जीता, बताइए। टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है। आप जानते हो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल मिलाकर 7 पदक जीते थे, ये आपको पता होगा, कम से कम संख्या तो आपको याद होगी कि 7 पदक जीता था और 7 पदक में एकमात्र था स्वर्ण। और जब स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता उसी के बाद भारत सरकार ने एक तिथि को आप जानते हो क्या घोषित किया था, बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित किया था, ये आपको पता होगा, जेवलिन थ्रो डे के रूप में। और वो कौन सी तिथि थी वो आपको बताना है। इसको बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। देखो एक ही स्वर्ण हमारा आया था और स्वर्ण लाया था नीरज चोपड़ा ने, तो एक का हो गया नीरज चोपड़ा मतलब चौथा। तो एक का चौथा जैसे ही आप टिक करते हो यहाँ पे, यदि आप देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कहीं भी चौथा दिया नहीं हुआ है, मतलब कि क्या हो जाएगा इसका ई विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने क्या जीता था, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने जीता था रजत पदक जीता था। तो यहाँ पे दोनों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। रवि कुमार दहिया रजत पदक, नीरज चोपड़ा ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमारे जानते थे, गोल्डन बॉय थे। बाकी के जो 2 नाम और दिए हैं, पीवी सिंधु, लवलीना, बजरंग पुनिया, इन सभी ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में, गोल्ड वाला याद रख लीजिए और सिल्वर वाला याद रख लीजिए। गोल्ड तो आपको याद ही है नीरज चोपड़ा, सिर्फ सिल्वर आपको याद कर लेना है। सिल्वर में आपको याद करना है रवि कुमार दहिया और रवि कुमार दहिया के साथ साथ मीराबाई चानू। तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ इतना याद रखिए, रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता, गोल्डन बॉय का नाम आप जानते ही हैं। बाकी अन्य जो 4 खिलाड़ी हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और सभी खिलाड़ियों के जो क्षेत्र हैं, किस खेल में वो आती हैं, किस खेल में उन्होंने पदक जीता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें लवलीना बोरगोहेन दी हुई हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इनका नाम अवश्य याद रखिएगा। असम राज्य सरकार ने इन्होंने समग्र शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसको बताओ, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, बताएं। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सिंगापुर, नई दिल्ली, कोपेनहेगन, टोरंटो, बताइएगा सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कोपेनहेगन है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है।
भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है, जब बात करते हैं इसमें तो 48वें स्थान पे आती है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें स्थान पे आती है। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? आपको याद होगा करंट अफेयर्स में अभी मैंने कराया था चक्रवातों के बारे में कि इनमें से कौन सा चक्रवात जो है वो पश्चिमी तट पे आया था, किस चक्रवात ने जो है कर्नाटक गुजरात को प्रभावित किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो बताएं, वहां पे सारे चक्रवात मैंने आपको बता दिए थे। ये जो नाम दिए हुए हैं ना, इन सभी चक्रवात के बारे में मैंने उस सेशन में आपको बताया है। बताइए, फास्ट जवाब। अक्टूबर 2021 की बात हो रही है, ये चक्रवात था जवाद, ए विकल्प सही उत्तर है, और ये नाम दिया था सऊदी अरबिया ने। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा पूछा जा रहा है, बताएं प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? बताइएगा। इसका सही उत्तर है 19.2%। इसको बताएं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? बताएं, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम किस में था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इसमें कुल 38 जिलों की रैंकिंग की गई थी और पटना इनमें टॉप पर था। सबसे कम कहां पे है वो आपसे पूछा जा रहा है, आप बताएं। सबसे कम था शिवहर का, और पटना का शिवहर से 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, इसको बताओ। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा, बताएं। वर्ष 2020-21 में मछली का उत्पादन कितना रहा? अच्छा प्रश्न है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बिहार इस आंकड़े के साथ ऐसा माना जा रहा है कि मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, और इसका सही उत्तर है 6.83 लाख टन। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? लगभग 5 महीना पहले भैया इसको पढ़ाया है करंट अफेयर्स में, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, वो देश कौन सा है? लगभग 5 महीने पहले जब आपकी पिछली परीक्षा प्रस्तावित थी, उस दौरान इसको मैंने बताया है, और उसके बाद भी कई मौकों पर इसका जिक्र किया गया है, और ये देश आपका है थाईलैंड। चलो इसको बताओ। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। चलो बताएं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रामगढ़ नेशनल पार्क, गंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। बताइए। जिम कॉर्बेट का नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताओ। सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? सर्व पावर योजना किससे संबंधित है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। बताइए, किससे संबंधित है? देखो, इसका सही उत्तर है बी विकल्प, महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देना। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहां खोजा गया है? नोट्स पलट लीजिएगा आप, नोट्स जो आपके हैं ना, थोड़ा सा पलट लीजिएगा और आपको ये मिल जाएगा। अभी राज्य भी बता दे रहा हूं कौन सा है, पहले आप बताइए।
कौन सा है जहां पर भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया? भारत का पहला शराब संग्रहालय कहां खोला गया? चलो बताएं, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहां खोला गया? देखो, भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला गया। अपना जो नोट्स है वो पलट लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। इसको बताओ, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान कहां की है? रतले की बात हो रही है, याद रखिएगा। रतले पनबिजली परियोजना कहां से संदर्भित है, यही आपको बताना है। बताएं, रतले पनबिजली परियोजना कहां से संदर्भित है? फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, ये चेनाब नदी पर है, चेनाब नदी पर है, किश्तवाड़ जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? इजराइल में आप जानते हैं कि इजराइल के संबंध जो हैं खाड़ी देशों से बेहतर नहीं हैं, ठीक है। विशेष रूप से खाड़ी देशों में बात करते हैं, सऊदी अरब, यूएई के संबंध बहुत बेहतर नहीं थे इजराइल से। तो इसलिए ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है कि वो पहला खाड़ी देश कौन सा है जिसने इजराइल में अपने दूतावास खोले हैं? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है अपने आप में। देखो, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला देश बना है यूएई, ठीक है। पहली बार अभी जाके दोनों में राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है? किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है, आपको बताना है। बताइए, फास्ट जवाब दीजिएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है और यही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है जहां पे ऋषभ पंत ने धमाल मचाया था, ये वही है और इसको जीता था न्यूजीलैंड ने। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए इसको बताओ, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूएसए ओपन पूछा जा रहा है और बोला जा रहा महिला एकल किसने जीता, ये आपको बताना है। बताइए, महिला एकल का खिताब किसने जीता? चलो फास्ट जवाब दीजिएगा, महिला एकल का खिताब किसने जीता? एस्ले बार्टी, एम्पा रादुकानु, नाओमी ओसाका, बारबोरा क्रोनिकोवा। बताइए किसने जीता? महिला एकल का खिताब किसने जीता? याद रखिएगा, इनका जो नाम है वो है एम्मा रादुकानु, ठीक है। सी विकल्प सही उत्तर है। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत के हैं तो आपको बताना है कौन बने हैं। भारतीय मूल के हैं ये और अमेरिका के नागरिक हैं, भारतीय मूल के। इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। डी विकल्प याद रखना है। सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहां संपन्न हुआ? आपको याद होगा, करंट अफेयर्स के एक सेशन में मैंने जो भी प्रमुख साइट है जहां पे सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे मेघालय में होता है, ठीक है, मेघालय के साथ साथ हरियाणा में होता है, ठीक है, हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड में हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं, उत्तराखंड के साथ साथ हमारे सैन्य अभ्यास राजस्थान में भी होते हैं। तो जो भी इस तरह की साइट थी जहां पे हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको नोट कराया था। यहाँ पे बात हो रही है नेपाल के बीच, और भारत और नेपाल के बीच ये जो वायुसेना अभ्यास है वो यहीं पर होता है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे, नाम क्या है? उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है। यदि आप स्टेशन का नाम बता पाए, वायुसेना स्टेशन का यदि आप नाम बता पाएंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया है। तो यदि आप में से किसी को याद है कि पिथौरागढ़ में कौन सा वायुसेना स्टेशन है जहां पर यह सैन्य अभ्यास होता है, तो आप अनिवार्य रूप से हमें बताइएगा। इसका सही उत्तर है डी विकल्प, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? बताइए, पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? आपको यहाँ पे तिथि बता दी गई, 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको तिथि पता होना चाहिए, 22 अप्रैल। यहां पे थीम पूछा जा रहा है, तो बताएं थीम इसकी क्या है, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसकी थीम क्या है, याद रखिएगा इसकी थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान पे कौन रहा है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। 2020 की बात हो रही है, लिविंग इंडेक्स 2020 की बात हो रही है, जो कि जारी किया गया मार्च 2021 में। बोला जा रहा है बड़े शहरों में प्रथम स्थान पे कौन सा था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, बताइए। देखो बड़े शहरों की यदि हम बात करें तो बड़े शहरों में याद रखिएगा बेंगलुरु प्रथम स्थान पे है। छोटे शहरों की बात करें तो शिमला प्रथम स्थान पे है, इसको आपको याद रखना है। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है, जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? ये वाहन किसने बनाया है जो सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर चल सकता है? डुअल मोड वाहन किसने बनाया है? डीएमवी वाहन किसने बनाया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। किस देश ने यह वाहन तैयार किया है जो सड़कों के अलावा रेल की पटरियों पर भी चल सकेगा, बताएं। फास्ट जवाब, इनमें से कौन सा है, नोट कर लीजिएगा। ये जो देश है वो है जापान। सड़कों पे चलने के लिए इन्होंने रबर के टायर प्रयोग किए हैं और रेल पटरियों पर चलने के लिए इन्होंने स्टील के टायर उसी में लगाए हैं, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना की शुरुआत की थी, बताइए। निधि 2.0 योजना की शुरुआत किसने की थी? विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 2 सितंबर के दिन इसकी शुरुआत की गई थी और विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधारों को डिजिटलाइज करने के लिए इसका उद्देश्य था। पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित योजना है और इसकी शुरुआत की थी ओम बिरला ने। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि संबंधित योजना किस क्षेत्र की है, पर्यटन क्षेत्र की है। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। फिलहाल आप बताइए। आप जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वही वर्तमान समय में हमारे जहाज रानी मंत्री हैं। तो आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। और कोलकाता में इसको उन्होंने लॉन्च किया, इसका नाम है माई पोर्ट ऐप। क्या नाम है? माई पोर्ट ऐप। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताओ। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। होम इन द वर्ल्ड, त्वरित बताएं। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलो बताइएगा। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है। देखो बात हो रही है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक की, तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए इसको बताओ। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ है? अभी आप जानते हैं कल के करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने आपको बताया कि भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है, भारत सबसे ज्यादा आयात किस देश से करता है, भारत सबसे ज्यादा आयात किस वस्तु को करता है, भारत में सबसे ज्यादा जो एफडीआई प्राप्त होता है किस क्षेत्र में आता है, किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। इन सभी का जिक्र कल के करंट अफेयर्स के सेशन में किया गया है। यहां पे बताएं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए। फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत का सबसे ज्यादा वस्तुगत निर्यात अमेरिका को हुआ है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले।
मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पटना, ऋषिकेश या शिमला? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? चले बताएं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, ऋषिकेश में किया गया। ठीक है, चले। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बताएं। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अभी हाल ही में, आपको 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में इसको बताया है, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है कोरोना वैक्सीन देने वाला देश बना है क्यूबा। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। और यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपको लग रहा होगा चीजें सही हैं। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। कहां पर किया गया? याद रखिएगा, यह आयोजन ब्रिटेन में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? बोला जा रहा है ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? फास्ट जवाब दीजिएगा। 60 प्रश्न आज हम देखेंगे, बताएं। वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ, इसकी अध्यक्षता किसने की? आप जानते हो ब्रिक्स सम्मेलन की जब बात होती है, कोविड के कारण इस बार का जो सम्मेलन था वर्चुअली आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन की यदि हम बात करें तो सितंबर 2021 में इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। इसको बताइए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? बताएं। हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत किसने की है? फास्ट जवाब दीजिएगा, रट लीजिएगा, HDFC बैंक। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति शुरू की है? नई नागरिकता नीति किसने शुरू की है आपको बताना है। ये जो देश है विशेष रूप से निवेश को आकर्षित करना चाहता है। ये चाहता है जो विभिन्न देशों के प्रमुख उद्योगपति हैं वो इस देश की नागरिकता लें, जो बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो इस देश की नागरिकता लें, जिससे इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। और इसके लिए इन्होंने अपनी जो नीति थी, नागरिकता नीति थी, उसमें परिवर्तन किया है। और नागरिकता नीति में परिवर्तन करने वाला ये जो देश है ये है UAE, जिसने पहली बार इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया है। तो UAE इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और जो भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, प्लीज़ अनिवार्य रूप से बताइएगा। साथ ही साथ यह भी आपको बताना जरूरी है कि जो आपको लिए होमवर्क दिया गया, 2 से 3 प्रश्न मैंने आज भी होमवर्क दिए, तो उन होमवर्क में आप कितना बेहतर कर पाते हो यह भी जरूरी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक बात और अनिवार्य सूचना, एक कोई आप में से ही हैं साथी, मिस्टर जहांगीर सर, यदि आपको पुस्तकों की आवश्यकता है तो प्लीज़ आपको मैंने बार बार बोला, कई दिन कमेंट करके बोला कि अपनी डिटेल उपलब्ध कराएं, तो डिटेल उपलब्ध करा दीजिए जिससे आपकी पुस्तकें आपको भेजी जा सकें। चलिए धन्यवाद।